हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री पे चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग नौवीं रसायन विज्ञान के अंतर्गत 2 लेसन अब तक कवर कर लिया है। ठीक है, चूंकि मैंने अलग अलग नहीं बताया था इसलिए कि दोनों जो लेसन है वो पदार्थों से संबंधित था। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों लेसन को एक ही साथ पढ़ लिया। जैसे पहला आपका लेसन था हमारे आसपास की वस्तुएं, आसपास के पदार्थ, और दूसरा था कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध हैं। तो दोनों चूंकि पदार्थों से संबंधित था तो दोनों को मिलाकर हम लोगों ने एक ही बार पढ़ लिया है। तो इस तरीके से आपके 2 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। उसकी प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, वहां से जाके आप बड़ी आसानी से उसको दोनों लेसन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग उन 2 लेसनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके 9 के परीक्षा में बोर्ड जो आपका होम एग्जाम होता है उसमें तो पूछता ही है, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक सवाल को आपको बताया जाएगा और उनसे संबंधित जो फार्मूले होंगे वो भी आपको बताएंगे ताकि आप बड़ी आसानी से उसको कभी भी हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। बच्चों, ताप की जो होती है 3 इकाइयां होती हैं। ताप की, टेम्परेचर की 3 इकाई होती है। एक होता है केल्विन जिसको के से लिखते हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री सेल्सियस जिसको इस प्रकार से डिग्री सेल्सियस होता है तो डिग्री लगाते हैं सी के ऊपर, और एक होता है बच्चों डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको डिग्री लगा के ताप के रूप में लिखते हैं। इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तापमान के 3 इकाई हो गई, ये भी आप याद रखें। इससे भी अलग से प्रश्न पूछता है कि तापमान कितनी इकाइयां होती हैं। तो केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। बहुत से बच्चे इसको लिखते हैं तो केल्विन पे भी डिग्री लगा देते हैं, नहीं ध्यान देंगे सिर्फ इन दोनों पे डिग्री है तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब इनका इंटरचेंज भी पूछता है परीक्षा में कि दे देगा कि केल्विन में कोई ताप इतना है उसको डिग्री सेल्सियस में बदलिए, कोई तापमान डिग्री सेल्सियस में इतना है उसको केल्विन में बदलिए, इस तरीके से फ़ारेनहाइट में बदलिए। इस तरीके से इंटरचेंज आता है यूनिटों को बदलने के लिए। तो उनको हम समझेंगे और आपके अभ्यास में इससे संबंधित प्रश्न भी दिया है। तो केल्विन के तापमान के 3 पैमाने हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसी पे आधारित एक प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में, डिग्री सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। और किसमें दे रखा है, ये देखिए आगे के लिखा हुआ है, दैट मीन्स केल्विन में हमको दे रखा है और उसको कन्वर्ट किसमें करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। बच्चों, इसका एक फार्मूला होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। यानी 273 जो केल्विन है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो इसी फार्मूले की सहायता से आप पहले और दूसरे दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। पहले में क्या पूछा है, केल्विन में दे के और डिग्री सेल्सियस में पूछा है। तो जब भी केल्विन में दे के और डिग्री सेल्सियस में आपसे कन्वर्ट करने के लिए पूछे तो आप क्या करोगे, जो भी केल्विन में ताप दिया है, ठीक है, जो भी केल्विन में ताप दिया है उसमें आप क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस से बदलने के लिए उसमें से 273 को माइनस कर दोगे। फिर से एक बार सुनिए, केल्विन में जितना ताप दिया हो उसको यदि हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो जो भी ताप दिया उसमें से 273 आप माइनस कर दोगे। जैसे ये दिया है 300, इसमें से 273 माइनस करोगे तो तुम्हारा आएगा, कितना आ जाएगा, 27, और इसके आगे क्या लगा दोगे, डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए इसको कि जब भी केल्विन में दे के डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए बोले तो आप क्या करोगे कि जो भी ताप या यूनिट आपको दिया हुआ है, जो यहाँ पे क्वांटिटी दिया है, उस क्वांटिटी में से 273 माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो भी नंबर आपको मिले उसके आगे डिग्री सेल्सियस लिख देना है। तो इस प्रकार से आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसी तरीके से इसको करना हो 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना, तो इसमें से भी 273 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक होमवर्क आपके लिए दिया जा रहा है, आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे 298 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। जो मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना है, इसमें से भी आपको 273 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, जो आएगा वही डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगा। इसी को उल्टा एक बार करके दे रखा है, अभी आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है और केल्विन में बदलने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, केल्विन में देके डिग्री सेल्सियस में जब पूछ रहा था तो 273 घटा रहे थे, और यहाँ पे चूंकि उसका उल्टा है तो उल्टा काम करेंगे, यहाँ पे घटा रहे थे और यहाँ पे 273 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें जब आप 273 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना केल्विन, 298 केल्विन हो जाएगा। समझ में बात आई? फिर से एक बार ध्यान सुनिए, इसको याद कर जाइए और इसको समझ लीजिए, ताकि आपसे परीक्षा में कभी भी पूछे तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। और आगे क्लासों में जाएंगे तो इससे संबंधित बहुत सारे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि जब केल्विन में देके डिग्री सेल्सियस में पूछे तो उसमें 273 घटा दोगे, और जब डिग्री सेल्सियस में देके केल्विन में पूछे तो उसमें 273 जोड़ दोगे। जैसे इसको करना हो, इसी तरह से इसको करना हो तो इसमें भी 273 जोड़ दोगे, जो आएगा उतना केल्विन हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 646 केल्विन। तो इसमें भी एक होमवर्क आपको दिया जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में बदलना है। इसको भी आप लोग इसका आंसर वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक और विशेष बात जो कि आपके अभ्यास से थोड़ा हटके है, एक और प्रश्न बड़ा पूछा जाता है, जो ये तीसरी यूनिट है तापमान की, कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सूत्र है, उसको यहाँ पे लिखता हूँ, मिटा देते हैं। ठीक है, वो सूत्र होता है बच्चों, क्या बदलना है, डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस 32, और जो भी आएगा उसको हम लोग किसमें बताएंगे, फ़ारेनहाइट में बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला है। जब भी डिग्री सेल्सियस में देके फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कहे तो आप जो डिग्री सेल्सियस में ताप दिया है उसमें 9/5 से गुणा करके उसमें 32 आप ऐड कर दोगे, जो भी मान आएगा वो किसमें आएगा, फ़ारेनहाइट में आएगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, मनुष्य के, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, ये जनरल नॉलेज है, पूछता है परीक्षा में स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो पूछता है, वो सारी परीक्षा में पूछता है बच्चों कि मनुष्य के शरीर का जो ताप है उसको फ़ारेनहाइट में बताइए, कितना फ़ारेनहाइट होता है। तो डिग्री सेल्सियस में तो मोस्टली लोगों को याद होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में लोग नहीं बता पाते हैं। तो या तो एक तरीका उसको आप याद कर लीजिए, जो कि होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, या आपको ये फार्मूला याद हो तो इसमें आप मान को रख के आप लगा सकते हो। कैसे, सी के जगह कितना रखोगे, 37 हमको दे रखा है, गुण 9/5 और प्लस 32। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखना 98.6 फ़ारेनहाइट ही आएगा। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना हो गया, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से आप केल्विन को सेल्सियस में बदल दोगे, सेल्सियस को केल्विन में बदल दोगे, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदल दोगे। तो सारे फार्मूले नोट कर लेना और इसको अच्छे से समझ लेना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ठीक है, पहला दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, जो रूम टेम्परेचर होता है, जिस कमरे में हम लोग रहते हैं, उसका सामान्य रूप से ताप माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस।
तो आप बताइए, आपके कमरे में पानी गिलास में रखा होता है, किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो द्रव होगा, सॉरी जो जल होगा, किस अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में। बहुत आसान है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जितने भी पदार्थ द्रव अवस्था में रहते हैं वो मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे याद करिए, जब आपको गलनांक, क्वथनांक, हिमांक ये सारी चीजें बताया थे, तभी आपको बताया गया था कि जो बर्फ होता है उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होता है वो किसमें बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। तो जल 0 डिग्री सेल्सियस किस अवस्था में मिलेगा आपको? ठोस अवस्था में, अर्थात बर्फ के रूप में मिलेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे बताए थे कि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है वो वाष्प में बदलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल किस अवस्था में रहेगा? वाष्प की अवस्था में, यानी गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो ये है 25 डिग्री सेल्सियस पे द्रव अवस्था में, 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में, और 100 डिग्री सेल्सियस पे गैसियस अवस्था में रहेगा। समझ में बात आ गई? चलिए अगला एक प्रश्न लिखते हैं कि निम्न चित्र में, यहाँ पे जगह नहीं था तो निम्न तो नहीं है, मैंने वहां पे आगे बनाया है, में ABCD E तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करिए। ये चित्र दिया हुआ है, कुछ कंडीशन दे रखा है ऊपर और नीचे। जैसे ऊपर कंडीशन दिया है उष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी, ये तीर इधर की तरह, यानी इधर से इधर जाने के समय उष्मा में वृद्धि हो रही है, ताप बढ़ाया जा रहा है, और दाब में क्या की जा रही है? कमी की जा रही है। और नीचे इधर से इधर आने पर उष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि, यानी टेम्परेचर कम किया जा रहा है, दाब को जो है बढ़ाया जा रहा है। तो क्या होगा? जैसे पहला देखिए, ठोस जो है किसमें बदल रहा है? द्रव में। कब? जब उष्मा में वृद्धि हो रही है और दाब में कमी हो रही है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे ये जो लिखा है बच्चों, ये कौन सा अवस्था परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है? तो आप बताइए, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में बदलता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? दशा को क्या कहते हैं? जब ठोस द्रव में बदलता है तो हम कहते हैं कि ठोस गल रहा है। तो गलने का मतलब, मैं इस प्रश्न को यहाँ से मिटाता हूं और यही लिखता हूं, ए जो है एक जगह पे क्या लिखेंगे? जब ठोस द्रव में बदले तो गलता है, गलने का मतलब गलनांक हो जाएगा। तो एक जगह पे क्या लिखोगे? गलनांक। चलो बी पे चलते हैं। बी पे देखो, द्रव किसमें बदल रहा है? गैस में। तो जब कोई द्रव गैस में बदलता है बच्चों, याद करिए, पानी को गर्म करते हैं तो गैस में बदलता है, अभी मैं बता रहा था। ये देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तो बी के जगह पे क्या लिखोगे? क्वथनांक। अवस्था परिवर्तन क्या है? क्वथनांक हो रहा। इसके बाद सी पे आते हैं। गैस किसमें बदल रहा है? द्रव में। अब देखो ठंडा कर रहे हैं, इधर से इधर आने पर ठंडा हो रहा है, ये तीर नीचे लगा हुआ है और नीचे तीर देखो। तो जब किसी गैस को ठंडा करेंगे वो द्रव में बदलता है, तो उसको हम कहते हैं बच्चों संघनन। इसका मैंने उदाहरण बताया जब पढ़ा रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक गिलास में लेते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं गिलास के चारों तरफ पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती है। एक्चुअल में हवा में जो वाष्प होता है, द्रव का वाष्प होता है, वो उस गिलास से आगे जब चिपकता है, जो गिलास ठंडा होता है तो वो भी ठंडा होकर द्रव में बदल जाता है। तो गैस जब द्रव में बदलता है तो उसका संघनन हो जाता है। अगला चलिए डी लिखा है, द्रव जब ठोस में बदले, द्रव जब ठोस में बदले तो क्या बोलेंगे उसको? कोई भी द्रव जैसे पानी है जब बर्फ में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। वो जम जा रहा है, हिम मतलब बर्फ के रूप में ठोस में बदल जा रहा है, तो हो जाएगा डी की जगह पे हिमांक। इसके बाद डी के बाद ई का नंबर लेते हैं। ठोस किसमें बदल रहा है? गर्म करने पर सीधे गैस में बदले तो याद करिए बताए थे उस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ई के जगह पे क्या लिखोगे? ई के जगह पे लिखोगे ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो रही है। और एक लास्ट देखिए अर्थ दिया है, जब गैस सीधे ठंडा करने पर द्रव में न बदले सीधे ठोस में बदल जाए तो उस क्रिया को बच्चों लोग कहते हैं, उस क्रिया को एफ के जगह आप लिखोगे निक्षेपण। क्या बोलते हैं उसको? निक्षेपण बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि ए की जगह पे जब ठोस द्रव में बदले तो उसको बोलेंगे हम लोग ठोस द्रव में तो गलता है ठोस तो गलनांक, जब द्रव गैस में बदले तो क्वथनांक, सी क्या है जब गैस द्रव में बदले तो संघनन, डी क्या है जब द्रव ठोस में बदले तो हिमांक, ई क्या है जब ठोस सीधे गैस में बदले गर्म करने पर तो ध्रुपातन, और एफ क्या है जब गैस ठंडा करने पर और ताप बढ़ा देने पर सीधे ठोस में बदल जाए उसको कहते हैं निक्षेपण। तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया, इनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे। कोई दिक्कत होगी तो वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यही नहीं जो आपको होमवर्क दिए गए हैं उसको भी आप वीडियो कमेंट बॉक्स में करके उसका आंसर बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।